गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हमको एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन अगर जनरली देखा जाए तो एल्गी उसके पिगमेंट्स के बेस पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डाइवर्सिटी रखते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर देखें तो कलर के बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोडोफाइसी ये रेड एल्गी होते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी और साइनोफाइसी जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं। बट वी टेकर ने क्या किया, वी टेकर ने जब इसको क्लासीफाई किया तो इनके एक तरह से देखा जाए तो यूकैरियोटिक जो कैरेक्टर है ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो उस बेस पर इनको इन्होंने क्या किया था, प्लांटी में रखा था। किंगडम प्लांटी में इनको एक तरह से देखा जाए तो क्लासीफाई किया था। और भी कुछ ऐसी ऑन द बेसिस ऑफ या फिर ऐसा कहें कि और भी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फिर रिजर्व फूड या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लेजिला एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इस बेस पर इनको 3 मेजर कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो वी टेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्गीज को ओनली 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो है रोडोफाइटा मतलब रेड एल्गी, फियोफाइटा मतलब ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइटा मतलब कि ग्रीन एल्गी। तो फर्स्ट हम देखते हैं रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो रोडो का मतलब होता है रेड और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट्स जो किस रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और ये सबसे एंशियंट एल्गी, एंशियंट मतलब कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर इसकी स्पीशीज़ देखें तो वो बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम की है। अगर पीरियड्स में हम देखें तो बहुत पहले की है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लगभग इनकी 400 जेनेरास में 4000 स्पीशीज़ देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ जो होती है डीप ओशियंस में रहती है या डीप मेराइन वाटर में रहती है। डीप मेराइन वाटर मतलब कि जो समुद्र होता है समुद्र के तली में या फिर नीचे की साइड। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है ये, जो ओशियन वाटर होता है, जो मेराइन वाटर होता है उसमें स्टोन पर ये अटैच्ड होती है। मतलब कि ये एडर्ड होती है मेराइन रॉक्स पर, जो चट्टानें होती है या जो स्टोन्स होते हैं उन पर ये लगी रहती हैं। लगभग 20 स्पीशीज़ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ इसकी स्पीशीज़ भी हैं जो फ्रेश वाटर में होती हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। टेरेस्ट्रियल में कहाँ पर होती है, जो मॉइस्ट सॉइल होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। जनरली अगर देखा जाए तो इन नेचर में एक ऐसी होती है पैरासाइटिक हो सकती हैं और कुछ जो हो सकती हैं वो सिम्बायोटिक भी होती हैं। पर मोस्ट ऑफ जो देखा जाए तो रोडोफाइटा में जो आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरासाइटिक होती हैं। इनकी अगर देखें तो इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो थैलस होता है। मतलब कि एक्चुअली देखा जाए तो इनकी बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलस होती है। यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और सम मेंबर्स जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और फिलामेंटस होते हैं और पेरेनकाइमेटस होते हैं, रिबन लाइक होते हैं मतलब कि रिबन जैसे होते हैं। और जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं वो यूनी एक्सियल या मल्टी एक्सियल होते हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनके आसपास एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इनकी सेल के आसपास आउटर कवरिंग जो होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो जो सेल वॉल के अंदर भी 2 टाइप्स ऑफ कवर्स होते हैं, मतलब कि 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं जिसमें आउटर लेयर पैक्टिन की और इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज से मेड होती है। और डाइवर्सिटी इनके साइज़ और शेप में अगर देखा जाए तो बहुत डाइवर्सिटीज़ होती है। न्यूक्लियस के नंबर्स में भी इनमें डाइवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट होते हैं। एक जैसे एल्गीज नहीं होते हैं रोडोफाइटा में, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है उसकी पोजीशन भी अलग अलग होती है। कुछ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और राउंडेड होते हैं, कुछ जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं मतलब चपटे होते हैं। इनमें जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए और डी होते हैं। फिर कैरोटीन भी होता है, जेंथोफिल भी होता है, बिली प्रोटीन भी होता है, आर फाइकोसाइनिन भी होता है और आर फाइको इरिथ्रिन भी होता है। और जनरली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में 6th पॉइंट में ये लिखा है
कि जो रेड पिगमेंट होता है वो जनरली आर फाइकोइरिथ्रिन के ही कारण होता है। आर फाइकोइरिथ्रिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट क्या करता है? ये पिगमेंट जो प्लांट्स होते हैं या जो एल्गी है उसके ग्रीन कलर को हाइड कर देता है और किसको एक्टिवेट करता है? रेड कलर को। इसलिए ये एल्गीज कैसे दिखते हैं? रेड कलर के दिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स इसके दे रखे हैं, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रिकोस्पर्मम, कॉन्ड्रस और गैलिडियम। तो ये सब में से आपको 2 नाम तो याद होना ही चाहिए। और इसमें जो रिजर्व फूड होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इनमें जो लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए तो मोटाइल सेल्स जो होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन 3 मेथड से ही होता है, जिसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों ही मेथड्स आती हैं। और अगर देखें तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू। और ये अलग अलग टाइप के दे रखे हैं कि किन किन में कौन कौन सा होता है। जैसे कुछ में होता है देखा जाए तो मोनोस्पोर्स के थ्रू होता है, किसी में जो होता है टेट्रास्पोर्स के थ्रू होता है, किसी में डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर कार्पोस्पोर्स बनते हैं उनके थ्रू होता है, और किसी में न्यूट्रल स्पोर्स के थ्रू होता है। तो अलग अलग मीडियम्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। और जो जर्मिनेशन होता है मोनोस्पोर्स का या न्यूट्रल स्पोर्स का तो डिप्लॉयड थैलस फॉर्म होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि हैप्लॉयड थैलस भी फॉर्म होते हैं। तो मतलब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, 2 तरह के थैलस बनते हैं, या तो डिप्लॉयड बनेंगे या फिर हैप्लॉयड बनेंगे। और एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूगेमस टाइप का होता है, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। और ये जो होते हैं स्पर्मेटनजिया के अंदर डेवलप होते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसको प्रोकार्प्स बोलते हैं, जो कि कार्पोजियम के अंदर बनते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और जो कैप्रोगोनियम है वो अटैच होती है मेन प्लांट से, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक तरह से देखा जाए तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अगर रेड एल्गी देखें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब कि इनकी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होती है। ट्राइफेजिक मतलब कि 3 फेजेस में होती है। पॉलीसाइफोनिया जो होता है डिप्लोबाइंटिक होता है, मतलब पहले हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉइड मतलब कि जिसमें जो नंबर्स होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो हैप्लॉइड होती है, सिंगल होती है। फिर उसके बाद ये कैसे हो जाते हैं? डिप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं। तो 2 स्टेजेस हो गई, अल्टरनेट हो गई, पहले हैप्लोटिक होगी फिर डिप्लोटिक होगी। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन विच 2 डिप्लॉयड स्टेज अल्टरनेशन विथ 1 हैप्लॉइड स्टेज। वही मैंने बता दिया आपको, पहले हैप्लॉइड होगी फिर डिप्लॉयड होगी। इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम रोडोफाइटा का। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। और ड्राई करके इनका यूज़ जेलीज़ बनाने में भी होता है। जेली का नाम आपने सुना होगा। और स्कॉटलैंड में इसका यूज़ एक तरह से तंबाकू की तरह मुंह में चबाने के लिए भी इसको किया जाता है। बहुत जगह आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में, जेलीज़ में इनका यूज़ होता है। इसका यूज़ एनिमल फूडर के फॉर्म में भी होता है। फ्रांस में इसको जानवरों को चारा के फॉर्म में भी करते हैं। और अगर इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। एक तो बैक्टीरिया के कल्चर में भी इसका यूज़ होता है, दूसरा फूड में भी इसका यूज़ होता है, फूड के इमल्सिफिकेशन में होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब आइसक्रीम में आपने देखा होगा, आइसक्रीम पहले लिक्विड होती है और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके इमल्सिफाई करते हैं, उसको घुमाते जाते तो इमल्सिफाई हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ में इसका, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में, जेली इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। केराकेनिन जो होता है उसके कॉन्ड्रस से मिलता है, और कॉन्ड्रस जो होता है उससे जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम और जेलीज बनाई जाती है। इससे ब्रोमीन बनाने में भी, जैसे पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन निकलता है, और इसका यूज़ मेडिसिन्स, टैबलेट्स, बाम भी आपने देखा होगा थोड़ा जेली जैसी होती है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। एंटीबायोटिक बनाने में भी पॉलीसाइफोनिया का यूज़ होता है। और डाइजीनिया नाम की जो एक तरह से देखा जाए तो ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है, जिसका यूज़ होता है वर्म्स
को कील करने में, किलिंग ऑफ वर्म्स प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक में जो वर्म्स होते हैं उनकी किलिंग में इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है फियोफाइटा। ये थे रोडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके यूजेस। आपको यही पूछते हैं एग्जाम में भी कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके यूजेस लिखे, तो आपको 10 पॉइंट्स दोनों के मिला के आना चाहिए। फिर आते हैं फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी। फियोफाइटा, फियोज मतलब कि ब्राउन और फाइटॉन मतलब प्लांट, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फियोफाइटा। इसमें भी लगभग 240 जेनेराज हैं और 2000 स्पीशीज इसकी मिलती हैं। ये भी एक तरह से रॉक से एडर्ड होते हैं, मतलब रॉक से जुड़े होते हैं। और कुछ जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो एपीफाइट्स होते हैं या एक्टोकार्पस होते हैं, एंडोफाइट्स होते हैं या एक्टोकार्पस, पैरासाइटिक भी होते हैं, ये इपीजोइक भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के बाहर या एनिमल की बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के बाहर, जैसे फिशेस की बॉडी के ऊपर भी ये उग सकते हैं। तो कुछ ब्राउन एल्गीज जो होती है वो फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि वो पानी में एक तरह से स्विम करती रहती, तैरती रहती है, एक जगह फिक्स्ड नहीं होती है, जैसे सार्गासम और फ्यूगस। फ्यूगस और ये जो होते हैं ये फ्लोटिंग एल्गीज हैं, वाटर सीज में ज़्यादा होती हैं ये। कुछ एल्गीज जो होती हैं जैसे हेरिबर्डिला और साइफोसेलेरिया, प्लूरोक्लेडिया, ये जो होते हैं फ्रेश वाटर में उगने वाली एल्गीज हैं, ब्राउन एल्गीज। और इसमें भी अगर देखें तो थैलस होता है। थैलस पर इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए ये अनब्रांच्ड होता है। और इसमें थैलस जो होते हैं वो अलग अलग फिलामेंट से फॉर्म होते हैं, अलग अलग पेरेन्काइमल सेल से मिलकर बने होते हैं, या पेरेन्काइमल सेल नहीं बोल सकते हम उसको, पेरेन्काइमल टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। अब पेरेन्काइमल टिश्यूज क्या होते हैं? जनरली अगर देखा जाए तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती हैं वो ग्रुप बना लेती हैं, जिसको पेरेन्काइमटस टिश्यूज बोलते हैं। और इसमें जो थैलस होता है कुछ एल्गीज में कैसा होता है, रूट स्टेम और लीव जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको होल्ड फास्ट स्टिप और ब्लेड बोलते हैं। तो इसमें लेमिना, ब्लेड मतलब लेमिना भी होता है, जैसे प्लांट्स में रूट स्टेम और लीफ होती है, वैसे इसमें क्या होता है, होल्ड फास्ट स्टिप और ब्लेड, या फिर उसको लेमिना हम बोल सकते हैं। तो ब्राउन एल्गीज अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ जो होती है मेराइन प्लांट्स है, मतलब कि समुद्र में ही मिलती हैं, जिसको अगर ये समुद्र में बहुत बड़ा एरिया बनाती है तो इसको बोलते हैं कैल्प्स। और कैल्प्स का मोस्ट अच्छा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस, और इसकी लेंथ कितनी होती है 40 to 60 मीटर, इतना एरिया ये कवर कर लेते हैं, जिसको कैल्प्स बोलते हैं। और जो बड़े साइज़ की एल्गीज होती हैं ब्राउन एल्गीज, उसमें एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एयर ब्लैडर क्या होते हैं? एयर ब्लैडर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है, और ये बलून्स क्या करते हैं, इनमें एयर होती है, तो ये इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। चूँकि ये एक्वेटिक हैं तो इनको एक से फ्लोटिंग होते हैं, तो फ्लोट करने के लिए तो इनको ऑब्वियसली एक तरह से जैसे कि एक एयर बैग की रिक्वायरमेंट होती है जो इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। और अगर हम इसमें देखें तो सेल वॉल जो होती है इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें जो होते हैं फ्यूसिनिक एसिड और एल्जिनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कुछ केमिकल्स भी इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिबन जैसे होते हैं या प्लेट जैसे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। बट इसका जो ब्राउन कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है फ्लूकोजेंथीन के कारण, जिसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल फ्लूकोजेंथीन। तो ये क्या करता है फ्लूकोजेंथीन, ये जो होता है ये ग्रीन कलर को हाइड कर देता है, जिससे कि इसमें ब्राउन कलर दिखता है। इनका रिजर्व फूड जो होता है वो मैनिटोल या लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है, मतलब इसमें स्टार्च एब्सेंट होता है। जनरली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है, पर इसमें किसके फॉर्म में होगा? लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में। इनमें सेल जो होती हैं वाइट कलर्ड जो सेल्स होती हैं उसमें फ्यूकोसेन वेसिकल्स होती हैं, जिसमें फिनोलिक एसिड होता है, और फिनोलिक एसिड जो होता है वो एक तरह से केमिकल होता है।
तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो लैमिली या पैरेलल, फोटोसिंथेटिक लैमिलीज जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती हैं या स्टेयर्स होती हैं तो एक के ऊपर एक आपको दिखती हैं, वैसे ही इसमें लैमिलीज प्रेजेंट होते हैं। और ये लैमिलीज का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस करने का। और इनमें भी रिप्रोडक्शन 3 मेथड से ही होता है, जिसको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड कहते हैं। वेजिटेटिव अगर मेथड इसमें होती है तो वेजिटेटिव मेथड में क्या होता है, इनकी बॉडी के पार्ट्स या सेगमेंट्स हो जाते हैं और वो सेगमेंट्स जो होते हैं न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होता है, जिसको जू स्पोर्स और मोनोस्पोर्स कहते हैं। और ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप के होते हैं। अगर मोटाइल स्पोर्स हैं तो वो यूनी या फिर प्लूरी लॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनाते हैं या स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का ही होता है इसमें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ये पहले बता चुकी हूँ मैं कि क्या होते हैं। अगर पहले की वीडियोस आपने अच्छे से देखी है तो देन ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दिस एल्गी लेक जाइगोटिक मियोसिस, इसमें जो जाइगोटिक स्टेज होती है, मतलब कि अगर मान लीजिए सेक्सुअल स्टेज चल रही है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो दोनों अपने अपने स्पोर्स बनाएंगे और दोनों ही स्पोर्स क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो इसकी जाइगोट जो स्टेज होती है उसमें मियोसिस नहीं होता है, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसमें एक फेज जो होती है हैप्लॉइड होती है और दूसरी जो होती है फिर डिप्लॉइड होती है। तो हैप्लो डिप्लॉइड होती है अगर, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये अगर देखा जाए तो इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो डिप्लॉइड फेज में डोमिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जिनके कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं उसको डोमिनेंट कहते हैं। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस जो है एक तरह से फूड मैटर के फॉर्म में किया जाता है, जैसे कॉम्बू। इसके सम पार्ट्स का यूज़ जो है वो अमेरिका में किया जाता है सलाद के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ जो एल्गीज हैं उसका यूज़ सलाद के फॉर्म में ही किया जाता है। और ये मेराइन बीड्स होते हैं जैसे फ्यूकस वगैरह ये सब, तो इनका यूज़ जो होता है एनिमल के फूडर के फॉर्म में भी होता है। और कुछ एल्गीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए तो लगभग जापान में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये इससे आयोडीन निकलता है और आयोडीन का यूज़ जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे आयोडीन का एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में निकाला जाता है। और बहुत सारी ऐसी एल्गीज होती हैं जिनसे निकलने वाला एसिड जो होता है वो इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी सेलिंग करते हैं तो अच्छी अर्निंग हो सकती है। और रबर और पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है, इमल्सिफिकेशन में, उसको गाढ़ा करने में। और बहुत सारे वीड्स ऐसे हैं जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र के फॉर्म में करते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक पेड़ पौधों में डालने के लिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, या फिर खाद मैन्योर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। और आयोडीन को, इससे निकलने वाले जो आयोडीन है उसका यूज़ किया जाता है ग्वाइटर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में। ऐसी मेडिसिन्स बनाई जाती है जिससे ग्वाइटर डिसीज़ जो होती है, जो गले वाले पोर्शन में हो जाती है, गला फूल जाता है बहुत ज़्यादा, या हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है जो एक्चुअली देखा जाए तो जो ओशियन में जो ट्रेवल्स करते हैं लोग, उनके लिए फूड के फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे फूड के फॉर्म में इसका यूज़ करें, फूड अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पर तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। और शिप वगैरह में भी, पर ये क्या करती है, शिप वगैरह को भी ख़राब कर देती है। मतलब शिप वगैरह पानी में ज़्यादा रहते हैं तो उसके नीचे ही उग जाती है और उसको भी ख़राब कर देती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3rd क्लास क्लोरोफाइटा पढ़ाऊँगी जो कि ग्रीन एल्गी है। और ये 2 टॉपिक्स मैंने आज कंप्लीट कर दिए हैं आपके। थैंक यू।